जय हिंद दोस्तों, दिस इज योर बैंक मैनेजर और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के द्वारा ऑफर किए जाने वाले जय जवान पेंशन लोन को। ये पेंशन लोन स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस के लिए। कौन कौन इस पेंशन लोन को ले सकता है, आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं, घर बैठे आप अपने पेंशन लोन की एलिजिबिलिटी किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एज क्या होती है इस पेंशन लोन को लेने के लिए, और एक बार आपने इस पेंशन लोन को ले लिया उसके बाद आपको इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाया जाएगा और कितने समय में इस लोन को आप वापस भर सकते हैं। आप एक बार में मैक्सिमम कितने पेंशन लोन ले सकते हैं और अगर किसी वजह से आपका पेंशन लोन खराब हो जाता है, आप समय पर अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा नहीं करवा पाते हैं, तो उस केस में बैंक आप पर क्या पेनल्टी लगाता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। जय जवान पेंशन लोन स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस के लिए। अब हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी भी आती है, इंडियन नेवी भी आती है, इंडियन एयर फोर्स भी आती है। इन तीनों के अलावा हमारे देश की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये भी इसमें आती हैं। इसके साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स जो हैं वो भी जय जवान पेंशन लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर आपकी पेंशन दो तरीके से मैनेज हो सकती है। पहला तरीका तो ये है कि आपके जो पीसीडीए प्रयागराज होता है वहां से आपकी पेंशन मैनेज हो रही हो। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ पेंशन सेल हैं वो आपकी पेंशन को अगर मैनेज कर रहे हैं तो उस केस में भी आप इस पेंशन लोन को ले सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल डिफेंस पेंशनर नहीं है, डिफेंस के अगर आप एक फैमिली पेंशनर हैं तो उस केस में भी आप इस जय जवान पेंशन लोन के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब ये फैमिली पेंशनर क्या होते हैं? मान लीजिए कोई डिफेंस पर्सोनल है, वो अपनी सेवा के दौरान या सेवा के बाद, रिटायरमेंट के बाद किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में नहीं रहते हैं तो उस केस में उनके जो डिपेंडेंट होते हैं उनको कुछ पेंशन दी जाती है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। इस पेंशन को कहा जाता है फैमिली पेंशन और जिस व्यक्ति को, जिस फैमिली मेंबर को ये पेंशन मिलती है उनको कहा जाता है फैमिली पेंशनर। तो अगर आप एक फैमिली पेंशनर है डिफेंस या पैरामिलिट्री पर्सोनल्स के, तो उस केस में भी आप इस जय जवान पेंशन लोन को ले सकते हैं। अब पेंशन लोन का सोल पर्पस क्या होता है? पेंशन लोन या पर्सनल लोन जो है वो एक तरह से दिए जाते हैं आपके किसी भी तरीके के पर्सनल एक्सपेंस को मीट करने के लिए। अब किसी की भी लाइफ में कोई भी पर्सनल एक्सपेंस आ सकता है, जैसे कि हो सकता है किसी की बच्चे की एजुकेशन आ सकती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, या फिर आपने कोई हाउस परचेज करना है, वहां पर आपको कुछ एडिशनल पैसे की जरूरत है, तो उस केस में आप इस पेंशन लोन को ले सकते हैं। अब एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन इस पेंशन लोन को ले सकता है। आप अगर एक रेगुलर पेंशनर हैं डिफेंस के, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के, या इंडियन कोस्ट गार्ड के, राष्ट्रीय राइफल्स के, असम राइफल्स के, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के, तो उस केस में आप इस पेंशन लोन को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के भी पेंशनर हैं, इन फोर्सेस में आती हैं सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ, तो इन सबके अगर आप पेंशनर हैं तो उस केस में आप जय जवान पेंशन लोन को ले सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि आपका जो पीपीओ है वो या तो स्टेट बैंक के द्वारा मैनेज होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, वहां पर आपके पीपीओ रखे जाते हैं, वहां से ही आपकी पेंशन को प्रोसेस किया जाता है। अगर आपकी पेंशन एसबीआई के द्वारा मैनेज नहीं की जा रही है तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली आपकी पेंशन जो है पीसीडीए प्रयागराज के द्वारा मैनेज की जा रही हो, तो दोनों केसेस में आप इस जय जवान पेंशन लोन को ले सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आप लोन कितना ले सकते हैं। आप एसबीआई से मिनिमम 25,000 रुपए का जय जवान पेंशन लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम जो लिमिट है ये डिपेंड करती है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 56 ईयर से कम है तो उस केस में आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। लेकिन यहां पर एक मैक्सिमम सीलिंग में एक शर्त यह भी है कि आपकी जो भी पेंशन आ रही है उसका 36 गुना ही आप मैक्सिमम पेंशन लोन के रूप में ले सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की 50,000 रुपए पेंशन आ रही है तो 50,000 इंटू 36 अगर आप करेंगे तो उस केस में आप देखेंगे कि आप जो है मैक्सिमम 18 लाख रुपए का ही लोन ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम सीलिंग तो 20 लाख रुपए है, तो आप यहां पर 20 लाख और 18 लाख में से जो कम है वो आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इतना लोन आपको दिया जा सकता है। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी? अगर आपकी एज 56 ईयर से ज्यादा है तो उस केस में भी मैक्सिमम तो आपको 20 लाख रुपए ही लोन दिया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो भी आपकी पेंशन आएगी उसका 18 गुना आप ले सकते हैं पेंशन लोन के रूप में। तो आप देख सकते हैं यही अगर 50,000 रुपए पेंशन होती तो उस केस में आप इसका 18 गुना मैक्सिमम ले सकते थे, सिर्फ 9 लाख रुपए आपको दिया जा सकता था पेंशन लोन के रूप में। तो इस तरीके से आप अपने पेंशन लोन की एलिजिबिलिटी जो है वो घर बैठे निकाल सकते हैं। इसके अलावा बैंक एक चीज का और ध्यान रखता है कि आपकी जो भी मंथली पेंशन आ रही है उसका 50%
प्रतिशत से ज्यादा ईएमआई के रूप में नहीं काटा जा सकता है। इस चीज को भी कंसीडर किया जाता है आपकी मैक्सिमम लोन की एलिजिबिलिटी निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे 50,000 वाले केस में मैक्सिमम 25,000 रुपए ही ईएमआई के रूप में काटा जाता है। बाकी 25,000 रुपए आपको छोड़ने होते हैं बैंक को, ताकि आप अपने रूटीन के खर्चे जो हैं, मंथली एक्सपेंसेस जो हैं, उनको मीट कर सके। इसके बाद जब भी आप एक लोन करवाते हैं तो उस पर आपको एक इंपॉर्टेंट खर्चा देना होता है। इस खर्चे को कहा जाता है प्रोसेसिंग फी। जनरल भाषा में हम लोग कहें तो लोन करवाने के लिए जो फाइल होती है उसको कंप्लीट करवाने के लिए फाइल चार्ज आपको देना होता है। इस लोन को करवाने के लिए आपको खर्चा देना होता है। नॉर्मल केसेस में अगर आप पेंशन लोन लेने जाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 1% होता है। तो अगर कोई 10 लाख रुपए का पेंशन लोन ले लेगा तो उसको लगभग 10,000 रुपए तो ये प्रोसेसिंग फी ही देनी पड़ जाती है। लेकिन जय जवान पेंशन लोन के केस में आपको यहाँ पर एक फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पर आपसे किसी भी तरीके की कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं ली जाती है। तो बेसिकली लोन करवाने का आपको कोई भी खर्चा नहीं देना होता है। ये एक प्लस पॉइंट है डिफेंस पेंशनर के केस में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, जब भी आप एक पेंशन लोन करवाते हैं तो वहां पर आपको एक थर्ड पार्टी गारंटी देनी होती है। ये गारंटी आपके किसी फैमिली मेंबर की भी हो सकती है या किसी और व्यक्ति की भी हो सकती है जो कि इतना कैपेबल हो कि अगर आप लोन नहीं भरते हैं तो उसको वो लोन भरना पड़ेगा। लेकिन डिफेंस के केस में क्या होता है, डिफेंस के केस में बैंक कितना विश्वास आप पर दिखाता है, यहां पर आपसे किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी गारंटी नहीं मांगी जाती है। आप बिना किसी गारंटी के पेंशन लोन ले सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि पेंशन लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी के लिए क्या चल रहा है। अभी हम जून 25 में इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं किया गया है। अगस्त 2024 से यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है। एसबीआई से आप किसी भी तरीके का पेंशन लोन लेते हैं तो सब जगह आपको 11.60% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। अब आपने इस लोन को करवा लिया है तो बैंक इस लोन की पेमेंट आपको किस तरीके से देने वाला है, आपको डिसबर्समेंट किस तरीके से मिलने वाली है। आपका लोन होने के बाद बैंक जो है इस सारे लोन के पैसे को आपके पेंशन अकाउंट में डाल देगा। अब आपकी पेंशन आपके सेविंग अकाउंट में भी आ सकती है और करंट अकाउंट में भी आ सकती है। तो पेंशनर का जो पेंशन अकाउंट है उसमें इस लोन अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। वहां से आप इस पैसे को निकाल कर यूज कर सकते हैं। अब हमने लोन ले लिया, उसकी डिसबर्समेंट भी करवा ली, तो इस लोन को अब हमें वापस भरना होगा। तो रीपेमेंट इसकी किस तरीके से करनी होती है, एक बार अगर आपने लोन करवा दिया तो मैक्सिमम 72 ईएमआई इसकी बना दी जाती हैं। जिस महीने आपको डिसबर्समेंट की है उसके अगले महीने से ही आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाती है। एसबीआई से पेंशन लोन लेने के लिए आप मैक्सिमम 76 साल की एज तक पेंशन लोन ले सकते हैं। लेकिन यहां पर इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जब आपकी एज 78 साल होगी, 78 ईयर्स होगी, तो 78 ईयर्स तक की एज तक पहुंचते पहुंचते आपको इस लोन को वापस भर देना है। तो मान लीजिए दो कंडीशंस लेकर चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति 72 ईयर की एज में इस लोन को लेता है तो उसको 78 ईयर तक इसको वापस भरना होता है। तो इस केस में यहां पर उसको पूरे 6 साल मिल जाते हैं भरने के लिए। 6 साल मतलब 72 मंथ्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर यही व्यक्ति 76 ईयर की एज में लोन लेता है, क्योंकि 76 ईयर की एज तक आपको पेंशन लोन दिया जा सकता है, उस केस में भी उसको इस लोन को 78 ईयर्स की एज तक पहुंचते पहुंचते भर देना है। लेकिन इस केस में यहां पर इनको सिर्फ 2 साल ही मिलने वाले हैं, सिर्फ 24 मंथ्स मिलेंगे वापस रीपे करने के लिए। तो रीपेमेंट जो है कुछ इस तरीके से काम करता है। अब एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप जो है इस लोन को कहां से ले सकते हैं। अगर आपका पीपीओ जो है वो बैंक के द्वारा ही मेंटेन किया जा रहा है, बैंक के पास आपकी पेंशन आ रही है, तो उस केस में आप अपनी पेंशन पेइंग ब्रांच, जिसको कि आप होम ब्रांच बोल सकते हैं, वहां से भी इस लोन को ले सकते हैं। आपके रेजिडेंस के, आपकी पोस्टिंग के नियर बाय कोई भी ब्रांच है, वहां से भी आप इस पेंशन लोन को ले सकते हैं। बेसिकली अगर बैंक आपकी पेंशन को प्रोसेस कर रहा है तो उस केस में आपके पास फ्रीडम रहती है कि आप कहीं भी जाकर इस पेंशन लोन को ले सकते हैं। लेकिन यही पेंशन जो है आपकी पीसीडीए प्रयागराज के द्वारा मैनेज की जा रही है, पीपीओ उनके पास रहता है, तो उस केस में आप इस पेंशन लोन को सिर्फ अपनी पेंशन पेइंग ब्रांच, अपनी होम ब्रांच से ही ले सकते हैं। कुछ और कंडीशंस भी हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। अगर आपका पीपीओ पीसीडीए प्रयागराज के पास रहता है तो उस केस में आपके पीपीओ की जो कॉपी है वो ऑब्टेन की जाती है पीसीडीए प्रयागराज से, ये इंश्योर करने के लिए कि क्या वास्तव में आपका पीपीओ वहां मेंटेन्ड है, क्या वास्तव में आपकी पेंशन वहां से प्रोसेस की जा रही है। इसके अलावा ब्रांच जो है पीसीडीए को एक इंटीमेशन लेटर भी देगा कि आपने यहां से लोन लिया है, और जब तक आप इस लोन को पूरा नहीं भर देते तब तक आपकी कोई भी रिक्वेस्ट इस पेंशन को आगे पीछे कहीं ट्रांसफर करने की एक्सेप्ट नहीं की जाए। तीसरी कंडीशन, यहां पर आपको भी एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि आप भी इस पेंशन को कहीं और ट्रांसफर करने की ना तो कोशिश करेंगे और ना ही करवाएंगे। तो बेसिकली ये कंडीशंस जो है उस केस में है अगर आपका पीपीओ जो है पीसीडीए के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि मान लीजिए आज मैंने एक पेंशन लोन ले लिया और अब से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर से कोई ऐसी अर्जेंसी आ गई है
कि मेरे को अचानक से पैसे की आवश्यकता है और अभी मेरी पेंशन लोन की कुछ एलिजिबिलिटी पड़ी है। सपोज जैसे मेरी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 20 लाख थी और मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लोन उठाया था, तो उस केस में मैं बचा हुआ पैसा लोन के रूप में उठा सकता हूं। या फिर मैंने 20 लाख रुपए ही उठाया था और 20 लाख में से मैंने 10 लाख पहले भर दिया है और अब सिर्फ बैंक के प्रति मेरी देनदारी 10 लाख रुपए है, तो इस अर्जेंट सिचुएशन में मैं फिर से बचा हुआ पैसा लोन के रूप में उठा सकता हूं। तो एक बार में मैक्सिमम 2 पेंशन लोन हो सकते हैं। तो अगर आपका पहले से एक पेंशन लोन चल रहा है तो उस केस में आप सेकंड पेंशन लोन ले सकते हैं। लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपका जो पहला पेंशन लोन था उसका ट्रैक रिकॉर्ड सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। प्लस इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि आपका जो ईएमआई एनएमआई रेशियो है आपकी टोटल पेंशन का 50% से ज्यादा इंस्टॉलमेंट के रूप में नहीं काटा जाए। अगर कोई फैमिली पेंशनर है तो उस केस में 33% से ज्यादा इंस्टॉलमेंट के रूप में नहीं काटा जा सकता। प्लस ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर आपकी ओवरऑल एलिजिबिलिटी जितनी भी है, मान लीजिए 15 लाख रुपए है, तो दोनों लोन्स को मिलाकर इस 15 लाख रुपए से ज्यादा आपकी आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर मान लीजिए आपका पहले से एक पेंशन लोन चल रहा है, उसमें से मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया, 10 में से 4 लाख भर दिया है, बचा हुआ है 6 लाख रुपए, लेकिन यहां पर इंस्टॉलमेंट तो आपकी 10 लाख के अकॉर्डिंग ही बनी हुई है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक बड़ा लोन ले सकते हैं और इस बड़े लोन से जो क्या कर सकते हैं, इस लोन की रीपेमेंट कर देंगे और यहां पर अब आपकी सिर्फ एक ही ईएमआई रह जाएगी। हालांकि ये ईएमआई थोड़ी बड़ी जरूर होगी क्योंकि आपने लोन बड़ा लिया है। यहां पर सिर्फ एक ईएमआई रह जाएगी और आपका इफेक्टिवली एक ही पेंशन लोन रहेगा बैंक के पास। और ये करवाने में कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि कोई भी लोन करवाने के लिए मेन खर्चा जो होता है प्रोसेसिंग फी होती है, फाइल चार्ज होती है, और जय जवान पेंशन लोन के केस में आपसे कोई भी फाइल चार्ज यहां पर नहीं लिया जाता है। अब कुछ सिचुएशंस में ये भी हो सकता है कि आप जो है समय पर अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवा पाते हैं। किसी की भी लाइफ में इस तरह की फाइनेंशियल कंडीशंस आ सकती हैं, तो जो भी इरेगुलर अमाउंट होगी, जो भी ओवरड्यू अमाउंट होगी, जितनी इंस्टॉलमेंट आपकी ओवरड्यू हो चुकी है, जो आप समय पर नहीं भर पाए हैं, उस ओवरड्यू अमाउंट पर 2% पर मंथ के अकॉर्डिंग आप पर पेनल्टी लगाई जाती है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो पेनल्टी है काफी हैवी पेनल्टी आप कह सकते हैं। इस पेनल्टी से आपको बचने की कोशिश जरूर करनी है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एसबीआई के जय जवान पेंशन लोन को डिटेल में समझने में मदद मिली होगी। अगर किसी भी फॉर्म में आपको हमारा कंटेंट यूजफुल लगा और इस कंटेंट के माध्यम से हम आपकी कोई हेल्प कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए योर बैंक मैनेजर साइनिंग ऑफ।